तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और बहुत इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम आपको नाम से क्लियर हो रहा है, यहां पर जिन प्रोसेसेस की बात होगी अब वहां पर केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे, राइट। केमिकल चेंजेस हो रहे हैं किसी प्रोसेस में और वहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये कब एस्टैब्लिश होता है बच्चे? दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन अ प्रोसेस अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस। मतलब जिस प्रोसेस में केमिकल चेंजेस आ रहे हो वहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको आसानी से आ गया होगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये जो इक्विलिब्रियम है, दिस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन केमिकल रिएक्शंस। मान लीजिए बच्चे आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है और प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट बनाकर दे रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैं इसको कह देता हूं फॉरवर्ड और इसको कह देता हूं बच्चे बैकवर्ड। यानी ये इक्विलिब्रियम आपको कब देखने को मिलेगा? जब रेट ऑफ क्या फॉरवर्ड प्रोसेस यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बच्चे बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है बेटा ये। चलिए अब इसी को थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। जहां पर ऐसी एरोज आपको नहीं दिखाई देंगी वहां साफ है रिएक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही हो रहा होगा, या तो फॉरवर्ड ही जा रहा होगा या बैकवर्ड ही जा रहा होगा। और आप जानते हैं जब तक दो अपोजिंग फोर्स अपना रेट बराबर ना कर लें तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, पढ़ चुके। तीसरा, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरह डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब कहने का ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं, राइट। रिएक्शन प्रोग्रेसिव है बट इस मैनर में प्रोग्रेसिव है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो गई है और ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है। फोर्थ, कैटालिस्ट अगर आप डाल दें तो आप सभी जानते हैं कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को प्रमोट करता है, जनरली हम यही देखते हैं। तो कैटालिस्ट डालने से आपको इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, ठीक बात। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। इसको आप ध्यान रखना कि जो फ्री एनर्जी में चेंज है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी आपको वर्क डन के बारे में बताता है। तो अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है तो वर्क डन क्या है? जीरो है। तो उम्मीद है आपको ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो पॉज करें और एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझना और आपको इसमें क्या पढ़ना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चे, ग्राफ दिखाऊं, एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। ग्राफ में बच्चे मैं यहां टाइम ले लूं, ठीक, और यहां रिएक्शन की मैं रेट ले लूं, मतलब
रेट ऑफ रिएक्शन, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपके पास ये रिएक्शन है, R gives us P एंड P gives us R। तो शुरू में तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होगा, है ना, तो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो ज्यादा रही होगी। क्या है? ज्यादा रही होगी। तो ये फॉरवर्ड में इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती जाएगी और ये गिरने लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? या मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, वेरिएशन को आपको ऐसे दिखा देते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो ये गिरने लगेगा। और बच्चे बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट शुरू में तो जीरो ही है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन अपनी मैक्सिमम स्टेट में है तो बैकवर्ड तो है ही नहीं। फिर टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड बढ़ता है, बैकवर्ड का रेट घटता है, सॉरी फॉरवर्ड घटता है और बैकवर्ड का रेट बढ़ता है, राइट। तो ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, और जहां पर दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, यहां पर जहां पर दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, यही इंडिकेट करता है किसको बच्चे? इक्विलिब्रियम को। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? फॉरवर्ड डायरेक्शन को, और ये इंडिकेट कर रहा है किसको? बैकवर्ड डायरेक्शन को। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट जिस पॉइंट पर भी बराबर हो जाएगी, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है बेटा, तो ग्राफ को भी नोट कर लिया जाए। चले आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से समझना बेटा। अब चलो रेट की बात हो ही रही है तो थोड़ा रेट के बारे में पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ मास एक्शन, या मैं कहूं और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं हम इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल आप हेडिंग बनाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? क्या है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? इसको समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो मान लीजिए, कंसिडर करिए आपके पास एक रिएक्शन है बेटा, हम इसको रिएक्शन से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है जो ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो मैं कहता हूं जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप ध्यान से बताना मुझे, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी, रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन को। कौन सी कंसंट्रेशन बच्चे? मोलैरिटी, मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। मोलर कंसंट्रेशन को आप एक्टिव मास भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट बेटा? समझ में आ गया? कोई और रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए है और बी है और वो आपको प्रोडक्ट्स बनाकर दे रहा है। मतलब इस लॉ को, इससे मतलब नहीं आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो रिएक्टेंट देख रहा है। ध्यान से देखना, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो जो रिएक्शन की रेट है वो ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन के
प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। अगर आपने ग्राफ बना लिया हो तो मैं आपको और कुछ समझा देता हूं। चलो कोई तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत आसान लग रहा है। देखना ध्यान से बच्चे कि मेरे पास 2a है और 3b है और हमें ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहां मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बतानी हो तो a की कंसंट्रेशन 2 बार लिखनी पड़ेगी, या मैं इसको लिख दूं a²। बहुत आसान है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3 बार b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन 3 बार लिखनी पड़ेगी। या आप लिख सकते हो b की मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब, यानी कंबाइन करके जो रेट है वो a के स्क्वायर और b की कंसंट्रेशन के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलिए, आया समझ में? एक बार नोट करो, एक और एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। ठीक है बेटा, चलो ये नोट कर लिया होगा आपने। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन हो, क्योंकि बच्चे स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है तो कॉफिशिएंट्स भी आ जाते हैं कभी कभी। तो शायद बच्चा सीधे समझ जाएगा यहां पे कि सर तीनों एग्जाम्पल समझाने के बाद ऐसे सीधे लिख सकते हैं और b की पावर वही जितनी बार वो है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहां कॉफिशिएंट। तो उम्मीद है आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ गया। यही है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बार इसको नोट भी कर लें। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसको देखकर समझ लो क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनकी पावर वही है जो रिएक्शन में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ध्यान से समझना, साथ साथ देखना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट नहीं, मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। मींस this law states that rate of any reaction is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, बोलिए मेरे साथ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर equal to its stoichiometric coefficient। आई होप आपको नियम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ रिएक्शन अपीयर्स लाइक दिस देन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस एंड इट्स डेफिनेशन मीन्स द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसकी जगह पे आप एक्टिव मास वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए बेटा, सबको क्लियर? लॉ ऑफ मास एक्शन सबको क्लियर है? मैं खत्म नहीं कर रहा हूं इस टॉपिक को, मैं अभी आगे ले जाऊंगा।
तो एक बार डेफिनेशन को नोट कर लिया जाए वीडियो पॉज करके। चलिए, अगर आप किसी भी चीज को ध्यान लगाकर समझते हैं, पढ़ते हैं, तो बेटा भूलने वाली चीज तो है ही नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखना ध्यान से, अगर मैं एक रिएक्शन फिर से कंसिडर करूं, कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर लो, से 2x plus 3y gives us products। तो मुझे बताइए यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू x की कंसेंट्रेशन और y की कंसेंट्रेशन। x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। अगर बच्चे इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो बेटा क्या होगा? चलिए स्टूडेंट्स बताइए मुझे क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है, स्मॉल के बनाता हूं, स्मॉल के है, ठीक है, स्मॉल के, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। बड़ा के तो मैं इस चैप्टर में आपको दिखाऊंगा क्या है, अभी स्मॉल के बनाते हैं। स्मॉल के है, दिस स्मॉल के इज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब कोई बोलता है कि डिफाइन तो करिए के को, यानी रेट कांस्टेंट को डिफाइन तो करिए। तो आप कह दो कि जो रेट कांस्टेंट, ध्यान देखना एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, अरे बेटा रेट के बराबर ही है स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट रेट के बराबर ही है अगर कंसंट्रेशंस में 1 ले लूं तो, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर x हो, 1 की पावर -1000 हो, 1 की पावर 1000 हो, आंसर तो 1 ही होता है। तो अगर मैं कंसंट्रेशंस 1 कर दूं तो रेट कांस्टेंट रेट ही है। इसी वजह से रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट भी कह देते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, उसी तरीके से इस रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट भी कह देते हैं, बिकॉज स्पेसिफिक कंडीशंस में ये रेट के बराबर ही हो जाता है। तो जो के है, स्मॉल के, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही है अगर मोलर कंसंट्रेशंस मैं रिएक्टेंट्स की 1 ले लूं तो, अगर इनको 1 ले लिया जाए, समझे? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और जानना चाहते हो तो आप ध्यान रखना, विल बी स्टडीड इन क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, वहां आपको समझा देंगे अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। चलिए बोलिए, हो जाएगा? बोलिए बेटा, कर लेंगे? चलो देखते हैं। अब आपको मैं अब एक एग्जांपल करवाऊंगा, वो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। चलिए अब आपका टेस्ट करते हैं, आप उस टेस्ट में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते हैं। ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ और मुझे बताना आपसे हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जहां पर फर्स्ट पार्ट बनाकर एक रिएक्शन दे दी जाए, ऐसा, और कह दिया जाए इसका रेट एक्सप्रेस करिए, तो आप बताइए क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू के
सिर्फ रिएक्टेंट को देखोगे, ए का स्क्वायर बी, आप प्रोडक्ट को नहीं देखोगे। अगर इसका सेकंड पार्ट बन जाए जहां पर आपको इसका उल्टा दे दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए एक्सप्रेस करिए इसका रेट, बताइए कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो जो रेट होगा, रिएक्टेंट को देखिए, के सी की कंसंट्रेशन 3 और डी की कंसंट्रेशन 2। आ गया सेकंड पार्ट भी आपको। अब चलिए थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। मक्खी चिपका दी मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको रिएक्शन कुछ ऐसे दे दी जाए, डबल एरो है, उधर भी प्रोग्रेसिव है, इधर भी प्रोग्रेसिव है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर मैं आपसे पूछ लूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आप फॉरवर्ड देखेंगे यानी रिएक्टेंट को देखेंगे, के ए स्क्वायर बी, और आप इस के साथ एफ लिख दीजिए ताकि याद रहे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछ ले रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, अब बच्चा बोलेगा सर ये वर्ड्स तो आपने अभी यूज नहीं किए, क्योंकि बच्चे ये तो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस थी, ये है बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम वाली। तो यहां पर मुझे बताइए के आएगा, के नीचे मैं बी लिख देता हूं, और बैकवर्ड की पूछ रहे हो तो आपके लिए फिर ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। तो क्या होगा बेटा, सी का क्यूब डी का स्क्वायर। ये तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, यही देखना ध्यान से। तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पे आके, आप जानते हैं ना इक्विलिब्रियम पे आके जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का, वो बराबर हो जाता है बेटा किसके, रेट ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मुझे बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है क्या, ये रही, व्हाट इज दैट, के एफ ए रेज टू द पावर 2 बी इज इक्वल टू के बी सी रेज टू द पावर 3 डी रेज टू द पावर 2। इट्स सो सिंपल, आसान है कि नहीं? अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कांस्टेंट को एक तरफ कर दूं, सी रेज टू द पावर 3 डी रेज टू द पावर 2 अपॉन ए रेज टू द पावर 2 बी रेज टू द पावर 1। और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसकी जगह पे आप नया कांस्टेंट कैपिटल के बना दिया आपने और लिख दिया सी की कंसंट्रेशन का क्यूब, डी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बी की कंसंट्रेशन, और इस के को कह दिया दिस के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको अगर मैं रिएक्शन लिखकर दे दूं ऐसी कोई भी, और आपसे पूछ लूं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करके दिखाओ, तो आपको ऐसे लिखना है, यानी रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो ऊपर और जो रिएक्टेंट दिख रहा है वो नीचे, आपको याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल है, बोलिए बोलिए बोलिए, कर लेंगे? चलिए आपसे पूछ लेते हैं, ये नोट कर लिया, नोट कर लो एक बार। चलिए आपसे पूछ लेते हैं। चलिए भैया हमें बताइएगा कि अगर आपको रिएक्शन ऐसा कुछ दे दिया जाए 3x + 2y gives us 4z + 3w, 3x + 2y
4 Z प्लस 3 W इस तरीके से दे दे बबुआ तो बताइए मुझे, डबल एरो लगा हुआ है, मुझे कहा जाए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करिए, प्लीज डू एक्सप्रेस इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करिए भैया करिए, करके दिखाइए। हम अब वेट कर रहा हूं, आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी करिए। देखते हैं कितने बबुआ लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, आप कर भी लिया होगा। चलिए बताइए, कैपिटल के इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बीच में मल्टीप्लाई है ध्यान रखना, 3 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया, हो गया। अब कोई पूछता है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है सर, तो मैं उसको कह दूं पूरा चैप्टर ही तो यही है। इसका जवाब मिल गया, इसको एक्सप्रेस करने आ गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, हो गया इक्विलिब्रियम, हो गया इक्विलिब्रियम, इतना आसान है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखकर डेफिनेशन दो तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फ्रैक्शन है, रेशो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेशो, और जहां पर जो पावर है उनके साथ वो उनका कोफिशिएंट ही है। समझ रहे हो? तो क्या हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ, कौन सी कंसंट्रेशंस? मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रेज टू द पावर, देखिए कितना अच्छा ई लिखा हुआ है, ई रेज टू द पावर, स्पेलिंग ही भूल जाता हूं, ई रेज टू द पावर, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ई रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स, बोलिए बोलिए बोलिए, इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बहुत आसान, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन। किसी भी रिएक्शन को देखकर एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप इसको नोट कर लें, ठीक है? तब तक हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कहीं वीडियो डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। चल रहा है, सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है, ठीक है? कर लोगे? चलिए चलिए बेटा, ये चीज तो आपको आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में एक पॉइंट बताऊं, तो मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक वैल्यू है, एक वैल्यू है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी सोल्व आउट करके, न्यूमेरिकल एक वैल्यू आएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ वैल्यू which helps in determining, ध्यान से देखना किसको समझ में आता है, which helps in determining extent of a reaction before attaining equilibrium। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक वैल्यू को बताता है, मैं चाहता हूं इसको भी आप लिख लें, एक वैल्यू को बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यह बताते हैं कि रिएक्शन को कितना प्रोग्रेस करना पड़ता है इक्विलिब्रियम लाने के लिए। इक्विलिब्रियम जल्दी मिल गया तो रिएक्शन को कम प्रोग्रेस करना पड़ा, इक्विलिब्रियम तुरंत मिल गया। इक्विलिब्रियम लेट मिला, इक्विलिब्रियम लेट मिला मतलब रिएक्शन को बहुत चलना पड़ा और तब जाकर मिला है। इक्विलिब्रियम मिला ही नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट ही हो गया,
सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी का रिएक्शन का K का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन हैज गॉन टू फार बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन हैज गॉन टू फार, बहुत आगे तक गया है, बहुत ज्यादा एक्सटेंट है रिएक्शन का। लेस के आप लिख ही लोगे और आप समझ गए कि के की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ जो के है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एक्सप्रेशंस में डिफरेंट आएगा। बस ध्यान रखना, कंसंट्रेशंस की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे? बोलिए, तो नोट कर लीजिए, किसका वेट कर रहे हैं? करिए नोट। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या होता है ना कि जरूरी थोड़ी है कि रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ही गिवन हो। नहीं हुआ तो, प्रेशर हुआ तो, मोल गिवन हुआ तो, कुछ भी गिवन हो सकता है डाटा, तो क्वांटिटी तो कुछ भी दे सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर बार फार्मूला सेम ही रहेगा, बस उसका सिंबल बदलता है। मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टाइप होती है, एक को आप बोल देते हो के सी, एक को आप बोल देते हो के पी, एक को आप बोल देते हो के एक्स। के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration. What is Kp? What is Kv? Kp Kevin Peterson? ना नहीं। What is Kp? What is Kp बच्चा? What is Kp? Equilibrium constant in terms of pressure. And what is Kx? Kx is in terms of mole fraction, in terms